हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के हम अपने इस वीडियो में लक्ष्य सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को जो कि आपके क्लैट के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है एंड वो आपके एग्जाम्स में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आज जो हम सब्जेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं दैट इज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। अब अगर मैं क्लैट के एग्जाम की बात करूं तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ हमेशा से ही एक बहुत मेजर सब्जेक्ट रहा है क्लैट के एग्जाम के लिए एंड वो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है एट द सेम टाइम। क्योंकि इसके क्वेश्चंस ऐसे हैं कि अगर आपकी नॉलेज में है, अगर आपको उनके बारे में पता है तो आपको शॉर्ट शॉर्ट नंबर वो देके जाएंगे एंड अगर हल्का सा भी कंफ्यूजन है तो गलत होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं हम अपने लक्ष्य सीरीज के अंदर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। हमने इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करा है। पहले हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं है एंड फिर लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि अगर टाइम कॉन्स्टेंट की वजह से आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, आपको जल्दी जल्दी आपको सिलेबस कवर करना है, कुछ करना है, तो फिर आप लेस इंपॉर्टेंट को छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। एंड कोशिश करिएगा कि आप दोनों टॉपिक्स को चाहे इंपॉर्टेंट हो चाहे वो लेस इंपॉर्टेंट हो आप कवर करके जाएं, तभी आपके क्लैट के एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। सबसे पहला एक जो टॉपिक इंपॉर्टेंट एक जो टॉपिक बन जाता है दैट इज नेचर, डेफिनेशन, ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो अब जब मैं इसकी बात करता हूं ना, तो सबसे पहले देखिए नेचर में एज सच कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब मैं बात करता हूं बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ की, तो इंटरनेशनल लॉ का जो बेसिस है ना वो दो माने जाते हैं बेसिकली। पहला माना जाता है नेचुरलिज्म एंड दूसरा माना जाता है पॉजिटिविज्म। ठीक है, तो अब ये जो दोनों बेसिस है ना इंटरनेशनल लॉ के, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा कि भाई नेचुरलिज्म एंड पॉजिटिविज्म एक्चुअल में थे क्या। ठीक है, नेचुरल लॉ किसको सपोर्ट करता था, क्या वो रोमन्स थे, क्या वो ग्रीक्स थे, कॉन्सेप्ट किसका था, तो ये थोड़ा सा आपको देख के चलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो नेचुरलिज्म एंड जो पॉजिटिविज्म है ना, ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, जैसे नेचुरलिस्ट आपको कभी कभी माइट भी पॉसिबल ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई आपको वो चार वो ये थिंकर्स का नाम दे दे, फिर उसमें से पूछ ले कि इसमें से नेचुरलिस्ट कौन कौन थे या पॉजिटिविस्ट कौन कौन थे। ठीक है, एंड नेचुरल लॉ आपको जैसे पता भी होगा बेस था व्हाट ऑट टू बी पर। ठीक है, अब इसी के बेसिस पर भाई आपका पॉजिटिविज्म लॉ भी इसको अपोज करता था। ठीक है, एंड पॉजिटिव एंड जो पॉजिटिविज्म था वो इसके अगेंस्ट में कहता था, या पॉजिटिविज्म की जो जो थ्योरी थी वो भी अलग थी। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ये देख के चलना पड़ेगा कि भाई ये व्हाट ऑट टू बी क्या है ना, एंड व्हाट ऑट नॉट टू बी है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा। देन फिर जब मैं इसी टॉपिक के अंदर बात करता हूँ, और इस टॉपिक के अंदर फिर एक सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ना वो आता है डेफिनेशंस का। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है, ठीक है, वो किस किसने कैसे कैसे डिफाइन करा है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कि ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में कुछ और इसकी डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, एक केस हुआ था क्वीन वर्सेस काइन का, इसमें अलग डेफिनेशन इसमें दी गई है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की। जेजी स्टार्क ने पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को अलग तरीके से डिफाइन करा है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको डेफिनेशन वाइज किसने क्या क्या डिफाइन करा, कैसे कैसे डिफाइन करा गया है, ये थोड़ा सा आपको देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड ना ये मानिए कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो ये आपको एक शोर शॉट आपको नंबर दे के जाते हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के अंदर। ठीक है, फिर आइए फिर बात करते हैं सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो अब जब मैं सोर्सेज की बात करता हूँ ना इंटरनेशनल लॉ की, तो सोर्सेज में सबसे पहला एक जो सोर्स आता है इंटरनेशनल लॉ का दैट इज ट्रीटीज। क्योंकि भाई अब इंटरनेशनल लॉ ऐसा तो है नहीं कि सब किसी एक देश का सिर्फ वो कानून है, ये तो पूरे इंटरनेशनल, ये तो पूरे जितने भी नेशंस हैं, जितने भी देश हैं, उनके लिए कानून बनाया गया है। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि सब एक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट बैठी, पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया, चाहे फिर कोई उससे सहमत है चाहे नहीं है, ठीक है, तो वो सब पे लागू हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे तो बकायदा ट्रीटी साइन होती है। ठीक है, कि अगर एक ट्रीटी साइन हो गई एंड फिर उस ट्रीटी में जो कुछ भी लॉ बनाया गया है, तो जो जो भी सिग्नेटरीज हैं वो उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ट्रीटी एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ बहुत ज्यादा एक मेजर मतलब एक कॉन्सेप्ट हो जाता है जो कि आपको पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो कस्टम आता है एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो अब जो कस्टम्स है ना, तो कस्टम्स भी आप बहुत सारे कस्टम्स अलग अलग होते हैं।
ठीक है, तो कस्टम्स के भी बेसिस पर इंटरनेशनल लॉ बनाया जाता है। एंड इसके लिए भी ना आपको जो स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल लॉ है ना, जो आपको स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वो भी थोड़ा सा आपको एक बार देखना पड़ेगा। स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, और उसका भी स्पेसिफिकली मैं आपको बता दूं, उसका भी आर्टिकल जो है वो 38, इसको एक बार जरूर पढ़िएगा। ठीक है, अगर हमें क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते रहते हैं कि हाँ आर्टिकल 38 है, हाँ एक आर्टिकल 38 है, लेकिन कोई उसको उतना डेप्थ में पढ़ता नहीं है, कोई उसके ऊपर जो जो कमेंट्रीज है वो नहीं पढ़ता। और कभी कभी हमसे एक मिस्टेक क्या हो जाती है, पूरा आर्टिकल 38 ही हम पढ़ना भूल जाते हैं। तो एक बार एक काम कीजिएगा, आपके क्लैट के एग्जाम से पहले आर्टिकल 38 एक बार पढ़िएगा जरूर, और उस पर जो जो भी आपको कमेंट्रीज अवेलेबल मिल जाए ना, वो भी एक बार पढ़ के देखिएगा। ठीक है, देन फिर जब मैं बात करूं सोर्सेस की, तो फिर इसके बाद आता है फिर एक कॉन्सेप्ट आता है ओपिनियो जूरिस का। ठीक है, तो एक आपको ये कंसेप्ट देखना है कि भाई ओपिनियो जूरिस क्या है। ठीक, फिर एक और कंसेप्ट आता है किसका, जस्ट कोजेंस का। एक आता है जस्ट कोजेंस का कंसेप्ट, और एक आता है ओपिनियो जूरिस का कंसेप्ट। अब ये दोनों आपको देखने हैं कि भाई ये दोनों क्या है, क्योंकि बहुत बार क्या हुआ है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन इन दोनों से ही आ गया है कि भाई ओपिनियो जूरिस क्या होता है एंड जिस्कोजेंस क्या होता है। ठीक है, नाउ अब बहुत कुछ बेस करता है एग्जामिनर के ऊपर, एग्जामिनर को क्या लग रहा है कि भाई क्या पूछना चाहिए क्या नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़े से जो सोर्सेज में है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देन फिर बात आती है एक और चीज की, दैट इज जुडिशियल डिसीजंस की। जुडिशियल डिसीजंस जो होते हैं ना, दे आर ऑल्सो बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, ये भी काम करते हैं एज अ बेस कि भाई इंटरनेशनल लॉ को बनाने के लिए एक बेस तो एक हमें चाहिए रहता है, तो वो बेस क्या होना चाहिए, तो वो ये जुडिशियल डिसीजंस उसका काम कर देते हैं। देन फिर एक और कॉन्सेप्ट है रेसिड्यूरी सोर्सेस का, जो कॉन्सेप्ट है ना रेसिड्यूरी सोर्सेस का। ठीक है, एक बार इसको भी देख के जाइएगा कि व्हाट स्पेसिफिकली इज रेसिड्यूरी सोर्सेस की, मतलब हम क्या क्या बोल सकते हैं कि भाई रेसिड्यूरी सोर्सेस में क्या क्या आता है एग्जैक्टली exactly। ठीक है, देन फिर हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ की। तो जहां मैं सब्जेक्ट्स की बात करता हूं, तो वहां पे एक बात आती है कि क्या इंडिविजुअल सिर्फ सब्जेक्ट है इंटरनेशनल लॉ का, या फिर जो स्टेट है वो भी सब्जेक्ट है इंटरनेशनल लॉ का। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल एज अ पर्सन इज अ सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल लॉ, और स्टेट्स भी सब्जेक्टेड है किसके इंटरनेशनल लॉ के। ठीक है, फिर सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ में ही एक और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज क्राइटेरिया। क्राइटेरिया फॉर स्टेटहुड, कि भाई हम क्या माने, किस कंट्री को हम स्टेटहुड का हम दर्जा दें, किसको हम नहीं दें। ठीक है, तो एक ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है, मतलब एक जो क्राइटेरिया फॉर स्टेटहुड है ना, मतलब इसके जो पैरामीटर्स हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी नेशन को स्टेट का दर्जा देने के लिए। ठीक है, अब उसमें भी फिर बहुत सारी वो चीजें हैं, जैसे अब एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक कन्वेंशन हुआ था, मॉन्टेवीडियो कन्वेंशन। ठीक है, एक कन्वेंशन था, कौन सा था, मॉन्टेवीडियो कन्वेंशन। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में, तो इसमें बकायदा ना, अब इसमें बताया गया था कि भाई रिक्वायरमेंट क्या क्या है स्टेट एज अ पर्सन ऑफ इंटरनेशनल लॉ की। तो कि एक परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए, एक डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, एक डिफाइंड गवर्नमेंट होनी चाहिए, एंड कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशंस विद अदर होना चाहिए। ठीक है, तो मॉन्टेविडियो ये कन्वेंशन आपको पढ़ना पड़ेगा। सपोज करिए कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग अ स्टेटहुड। ठीक है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए आपको, कि साहब एक उसकी एक पॉपुलेशन होनी चाहिए, दैट टू परमानेंट पॉपुलेशन एक होनी चाहिए, एक डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए। ठीक है, फिर एक गवर्नमेंट होनी चाहिए आपके लिए, एंड देन फिर कैपेसिटी होनी चाहिए आपके देश में टू एंटर इनटू रिलेशंस विद अदर स्टेट। तो ये सब चीजें क्या है, जरूरी है किसी भी स्टेट को स्टेटहुड का दर्जा दिलवाने के लिए। सो ये सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन फिर आ जाइए ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉग्निशन। ठीक है, अब जो कॉन्सेप्ट है ना रिकॉग्निशन का, कि भाई स्टेटहुड कैसे मिलेगा या स्टेटहुड किसको मिलना चाहिए, ये तो हमने डिफाइन कर लिया। अब रिकॉग्निशन क्या है, मेथड्स ऑफ एक्सेप्टिंग मतलब मेथड ऑफ एक्सेप्टिंग, कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जिनको हम देख के, जिनको हम क्राइटेरिया में लेके किसी भी स्टेट को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि भाई वो इंटरनेशनल लॉ का पार्ट होगा या दैट विल बी सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, तो ये हमें मिलता है रिकॉग्निशन वाले पार्ट में। तो रिकॉग्निशन वाला भी पार्ट क्या है, आपको थोड़ा सा देख के जाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या है रिकॉग्निशन। ठीक है, देन स्टेट टेरिटोरियल सोवरेनिटी जो है ना,
अब स्टेट टेरिटोरियल सोवरेनिटी एक और ये मेजर कॉन्सेप्ट हो जाता है। क्या है ये स्टेट टेरिटोरियल सोवरेनिटी? कि भाई अब जैसे फॉर एग्जांपल लीजिए, अगर मैं एग्जांपल लूं किसका, अफगानिस्तान का, ठीक है। अब अफगानिस्तान में क्या है, आज भी बहुत सारे स्टेट्स जो हैं अफगानिस्तान को मतलब वो स्टेट का दर्जा देने के लिए राजी नहीं है। जो भी बहुत सारे जो नेशंस है ना, वो अफगानिस्तान को अभी तक क्या है, स्टेट का दर्जा नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो अब स्टेट टेरिटोरियल सोवरेनिटी इज व्हाट, कि कहीं ना कहीं सबको ये लगता है कि अफगानिस्तान अभी भी सोवरेन नहीं है और वो किसी इन्फ्लुएंस के अंडर काम कर रहा है, किसी बाहरी उसके अंडर काम कर रहा है। लेट इट, बट अब देशों का नाम नहीं लेंगे अपन, अब वो तो फिर एक डिबेटेबल एक टॉपिक हो जाता है कि अफगानिस्तान में आज भी कौन सबको सप्लाई कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। लेकिन स्टिल, तो स्टेट के लिए टेरिटोरियल सोवरेनिटी होना बहुत जरूरी है ना, बीइंग सब्जेक्ट टू बीइंग अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, तो इस पे थोड़ी सी जो भी कमेंट्रीज अवेलेबल हो ना, तो इसको एक बार देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। ठीक है, फिर बात आती है हमारी किसकी, स्टेट जुरिस्डिक्शन की। अब स्टेट जुरिस्डिक्शन क्या है? तो स्टेट जुरिस्डिक्शन में आपको जो मेजर मेजर जो आपको पढ़ना है ना, दैट इज व्हाट आर द बेसिस ऑफ जुरिस्डिक्शन। इसमें भी हमें जो देख के जाना है, दैट इज बेसिस ऑफ जुरिस्डिक्शन, कि कौन कौन से हमारे बेसिस हैं जिस जिसके बेसिस पे हम जुरिस्डिक्शन को डिसाइड करते हैं। अब इसमें भी क्या है, चार चीजें हैं मेजरली। पहला है टेरिटोरियल, ठीक है। दूसरा है बेस्ड ऑन नेशनैलिटी, ठीक। तीसरा है प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल, एंड चौथा है यूनिवर्सलिटी प्रिंसिपल। यूनिवर्सलिटी प्रिंसिपल, अब देखिए, एक बहुत अभी आज की मतलब अभी 2-3 दिन पहले की एक मेजर एक न्यूज थी कि कोई केरला की कोई वो नर्स थी जिनका शायद यमन में एग्जीक्यूशन होना है, क्योंकि उन पे ऐसा एलिगेशन है कि उनने किसी का वहां पे मर्डर करा है, और वो भी शायद सेल्फ डिफेंस में करा है, और शायद उनको मतलब बहुत ज्यादा परेशान करता था या जो कुछ भी था। तो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल हुई है, बेसिकली बेस्ड ऑन द फैक्ट कि भाई उनको इंडिया लाया जाए, है ना, एंड जो भी कोई भी मतलब इंडिया के हिसाब से जो भी कोई भी उनको पनिशमेंट है वो दिया जाए, बिकॉज शी इज अ नेशनल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे काम आता है नेशनैलिटी प्रिंसिपल अंडर इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, तो हमारा क्या उस पर जुरिस्डिक्शन बनेगा क्या नहीं बनेगा। ठीक है, अब चूंकि वो यमन और हमारे बीच में क्या डिप्लोमेटिक टाइज हैं क्या है, अब वो सब देखना पड़ेगा। लेकिन अब अभी एक ऐसी पिटिशन फाइल हुई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ऐसे मैटर्स के लिए, ऐसे मौकों के लिए हमारा जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, देन फिर आ जाइए, बात करते हैं हम लॉ ऑफ सी की। अब लॉ ऑफ सी तो इस मारे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे बीच में क्या बहुत सारे केसेस हुए थे। एक आपको शायद वो इटली मरीन्स का एक केस था, कि वो साहब यहाँ पकड़े गए थे मर्डर के चार्जेस में या जो भी था, जो भी वो मरीन्स वाला केस था। ठीक है, तो अब ये लॉ ऑफ द सी बताता है कि हमारी जो टेरिटरी है, वो अप टू कितने नॉटिकल माइल्स जो है वो फैली हुई है सी के अंदर। ठीक है, तो अब ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें ये मालूम होना चाहिए कि भाई हमारी कितनी क्या बाउंड्रीज हैं, कहाँ कहाँ तक हम फैले हुए हैं। ठीक है, हमारा क्या हमारा एक कॉन्सेप्ट है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का, ये क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है जिसको हम ईईजेड बोलते हैं। ठीक है, हाई सीज क्या है, और हमारे कंट्री के अधिकार क्या होते हैं, हमारे सिटीजन्स के अधिकार क्या होते हैं, और एक कॉन्टिग्यूअस जोन है, और एक कॉन्टिग्यूअस जोन है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपके लिए लॉ ऑफ सी के अंदर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जो कि आपको पढ़ के एनी हाउ आपको जाना ही जाना है। आप इसको नहीं छोड़ सकते कैसे भी करके। ठीक है, फिर इसमें बहुत सारे केसेस भी हुए, वो केसेस आपको याद रखने हैं। ठीक है, कि भाई किस केस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये सब चीजें क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, अपने पर्सपेक्टिव से कि भाई अगर हम क्लैट का एग्जाम देने जा रहे हैं, हम कुछ करने जा रहे हैं, तो एटलीस्ट हम ये सारे केसेस को याद रखें, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को याद रखें। ठीक है, जैसे एक केस हुआ था राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज का, वो को जिसमें रिकॉग्नाइज करा गया था। ठीक है, बाकी थोड़ा सा आपको इसमें देख के जाना पड़ेगा, क्योंकि लॉ सीज क्या है, थोड़ा सा बड़ा पड़ जाता है ना, एंड थोड़ा सा क्या है इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, बेस्ड ऑन द फैक्ट कि डायरेक्ट क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, फिर आइए देखते हैं, फिर क्या है हमारा, फिर हमारा है एक्स्ट्रेडिशन एंड अजाइलम। अब एक्स्ट्रेडिशन क्या है?
अब भाई एक्स्ट्राडिशन, मुझे लगता है कि आज के टाइम में आप सभी देख रहे होंगे कि भाई एक्स्ट्राडिशन क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो एक्स्ट्राडिशन में हमें बस इतना मालूम होना चाहिए कि हमारे कंट्री की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होती है, ठीक है, वेरियस अदर अदर कंट्रीज के साथ। ठीक है, और चाहे तो मेजर कंट्रीज का वो देख लीजिएगा कि भाई किस किस के साथ है ट्रीटी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, कभी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं वो कि किसके साथ हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, बट स्टिल अगर टाइम मिले तो एक बार आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस में ना कुछ जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डबल क्रिमिनलिटी का प्रिंसिपल है, स्पेशलिटी का प्रिंसिपल है, पॉलिटिकल ऑफेंस एक्सेप्शन है उसमें। ठीक है, देन थोड़ा सा आप ये पढ़ जाइएगा। ठीक है, फिर क्या है, फिर आता है हमारा कॉन्सेप्ट अजाइलम का। ठीक है, अब हमने किस किस को, एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हमारे कंट्री ने, चाहे तो अगर आपके पास टाइम हो ना तो ये देख जाइएगा कि हमारे कंट्री ने किस किस को अजाइलम दे रखा है अपने देश में। ठीक है, किस किस को अजाइलम दे रखा है और कब से दे रखा है। ठीक है, फ्रॉम व्हेन, ये थोड़ा सा देख जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है। माइट बी पॉसिबल अब अगर थोड़ा सा भी मतलब वो चेंज हो एग्जाम का, एग्जामिनर का थोड़ा सा पर्सपेक्टिव, तो वो क्या पता यही पूछ ले कि हमारे देश ने किस किस को अजाइलम दे रखा है। ठीक है, तो अब अजाइलम देने में वो डायरेक्ट नाम देंगे और हमें पता करना है कि साहब, मतलब हमें उस पर टिक मार्क करना है कि साहब क्या है, किस किस को दे रखा है। ठीक है, फिर काइंड्स ऑफ अजाइलम जो है ना वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। काइंड्स ऑफ अजाइलम जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें भी क्या है, टेरिटोरियल अजाइलम है। ठीक है, फिर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अजाइलम है, देन अजाइलम इन लिगेशन एक होता है, एक ये है। ठीक है, फिर अजाइलम इन वॉरशिप्स होता है, एक ये है। ठीक है, एंड देन अजाइलम इन द प्रेमाइसेस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होता है। ठीक है, एक ये है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होता है, एक ये है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये पढ़ जाइएगा, क्योंकि क्या है, अब आप नहीं बता सकते, आप नहीं सोच सकते कि एग्जामिनर आपसे अजाइलम के टॉपिक के अंदर क्या पूछ ले। तो मेजर मेजर जितनी चीजें ना जो इंपॉर्टेंट है, जो अजाइलम का नाम लेते ही जो हमारे दिमाग में आती है, वो हमें पता होना चाहिए। देन फिर आ जाइए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल ये सीधा सा काम है कि जो भी प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उनके आपको सबके बारे में पढ़ना ही पढ़ना है। उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, क्या काम करते हैं, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, मेन फीचर्स क्या हैं इसके। ठीक है, ये सब भी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, कैसे काम करता है, ये थोड़ा सा आपको सब देखना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे संभव लॉ में पूरा क्लैट पीजी का प्रिपरेशन, कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स चल रहा है, दैट इज फॉर ओनली 5499। अब इसमें क्या है, मैंने अभी तक आपको जितने भी टॉपिक्स बताए ना, हमने सारे टॉपिक्स बिल्कुल ही डेप्थ में कवर कर रखे हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के, ज्यूरिस्प्रूडेंस के, एंड लगभग जो भी आपका सिलेबस इंपॉर्टेंट है ना क्लैट के पर्सपेक्टिव से, जो भी आपका सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है क्लैट के पर्सपेक्टिव से, हमने सबको बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली हमने कवर किया है। लॉ ऑफ सीज पे तो आई गेस 3 से 4 या 4 से 5 पूरे पूरे लेक्चर्स हैं, एक एक घंटे के हमारे पास। ठीक है, तो वो क्या है, पूरा पूरा हमने बिल्कुल डिटेल में बताया है। ठीक है, चाहे फिर एनवायरमेंट लॉ हो, लेबर लॉ हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो, सब कुछ आपको डिटेल्ड में आपको मिलेगा। पूरी आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो जाएगी क्लैट पीजी की। प्लस आपको 50+ मॉक पेपर्स मिलेंगे, 100+ आपको सब्जेक्टिव वाइज मॉक पेपर्स मिलेंगे, एंड देन कॉम्प्रिहेंसिव लैंडमार्क जितने भी जजमेंट्स हैं, बीट ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, या सॉरी इसके आईपीआर के हों, है ना, या लेबर लॉस क्यों, एनवायरमेंट लॉस क्यों, आपको ये सब दिया जाएगा ओनली फॉर 5499। एंड हमारे जो भी प्रीवियसली जो भी स्टूडेंट्स वो रह चुके हैं, उन्होंने क्लैट पीजी 2025 में बहुत अच्छा स्कोर किया है। उन्होंने 2021 से लेकर 25 तक बहुत एक अच्छा स्कोरिंग रहा है हमारे स्टूडेंट्स का। तो अगर आप लोग को भी अपनी क्लैट पीजी की प्रिपरेशन करनी है तो आप लोग ये 5499 वाला आप जो कोर्स है ये आप ले सकते हैं। देन फिर आ जाइए लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। अब जैसे मैंने आपको पहले कहा था ना कि लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये छोड़ ही देना है या कुछ है। ठीक है, लेकिन बस इतना है कि हाँ, इसको आप अगर उतना ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे तो भी आपको ये चल जाएगा। या अगर टाइम कॉन्स्टेंट्स है आपके पास, ठीक है, तो फिर आप सोच सकते हैं कि भाई चलो देख लो, छोड़ देते हैं, या जो कुछ भी है आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए रिलेशनशिप बिटवीन म्यूनिसिपल एंड इंटरनेशनल लॉ पे। अब ये क्या है ये देख लेते हैं। अब जो म्यूनिसिपल लॉ है ना, उसमें भी आपको दो कॉन्सेप्ट है मोनिज्म के, ये देखने पड़ेंगे, एंड ड्यूलिज्म के, ये देख के जाइएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन
फिर एक और कॉन्सेप्ट है ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी का। एक ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी का एक कंसेप्ट है, ये थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, बिकॉज ये तीन चीजें क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड एक और है स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी है, एक है स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी, एक ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको पढ़ के जाना है एनी हाउ, ठीक है। देन स्टेट एज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये हम ऊपर भी हम देख चुके हैं मेजरली, है ना। तो थोड़ा सा आप इसको बस एज ऑफ टॉपिक आप पढ़ जाइएगा। देन स्टेट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ये थोड़ा सा आपको देख के जाना पड़ेगा कि भाई स्टेट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या स्टेट को करना चाहिए, ठीक है। जैसे अब फॉर एग्जाम्पल कि ब्रीच हो गया अगर, या कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच क्या है, या इंटरनेशनल डेलिंक्वेंसी में स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या अगर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी गवर्नमेंट ऑर्गन के प्रति क्या है, ठीक है। तो ये सब आपको थोड़ा सा देख के जाना पड़ेगा, ठीक। और इसमें भी अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं ना, तो इसमें भी आप आईसीजे के केसेस हैं वो देख के जाइएगा, तो थोड़ा सा क्या है, इजी हो जाता है। एंड वो डायरेक्ट वो क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उसी में से आएंगे, ठीक है। देन फिर चलते हैं सक्सेशन टू राइट्स एंड ओब्लिगेशंस, ठीक है। अब भाई वो क्या राइट्स है सामने वाले कंट्री के, क्या नहीं है, थोड़ा सा आपको ये देख के जाना पड़ेगा। क्या क्या ओब्लिगेशन है किसी एक स्टेट के दूसरे स्टेट के प्रति, ये आपको देख के जाना पड़ेगा। देन फिर आता है कॉन्सेप्ट किसका, एजेंट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, डिप्लोमेटिक एनवॉयज, ये पूरा एक ही है। और अब यहाँ पे आपको राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ जाइएगा, किसका, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ काउंसिल्स, एनवॉयज, एजेंट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेसेस, एंड जो स्टेट है उसकी क्या ड्यूटी है विद रिस्पेक्ट टू ऑल दीज पर्सन, ठीक है। और इनके क्या क्या अधिकार हैं, राइट्स ऑफ दीज एजेंट्स क्या है, काउंसिल्स क्या है, अदर रिप्रेजेंटेटिव्स क्या है दूसरे कंट्री में। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको पढ़ जाइएगा। एज ऑफ नाउ बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इस टॉपिक से नहीं बने हैं, लेकिन आप फ्यूचर प्रिडिक्ट हम नहीं कर सकते, क्या पता माइट पॉसिबल आगे बन जाए। तो आप पढ़ के जाइएगा, ये तो थोड़ा सा इजी रहेगा अपने लिए, ठीक है। देन फिर आइए हमारा वो ऊपर वाला जो हमने वो डिस्कस करा था, वो तो था कंप्लीट क्लैट का सिलेबस, क्लैट के लिए कोर्स था। ये चल रहा है पूरा एलएलएम का कोर्स, जिसमें कि हम आपका सीयूईटी, आईआईटी खड़गपुर, आईलेट, आईएलआई का एलएलएम, ये हम सब कवर कराएंगे इन सबके सब्जेक्ट 7499 में। इसका भी पूरा कॉम्प्रिहेंसिव आपकी पूरी तैयारी करवाई जाएगी, आपको लैंडमार्क केसेस दिए जाएंगे, रिसेंट केस लॉस दिए जाएंगे। तो अगर आपको पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करनी है पूरे क्लैट के पर्सपेक्टिव से, तो आप हमारा ये 7499 वाला जो जो कोर्स है ये आप ले सकते हैं। एंड आज का हम वीडियो यहीं तक रखते हैं, ठीक है। फर्दर हम बाकी अपने सब्जेक्ट्स के साथ डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे आपके साथ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।